प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट इतिहास के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था बहमनी साम्राज्य, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। बहमनी राज्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। वहाँ का शासन व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं बहमनी राज्य के, तो सबसे पहले सुल्तान का पद और सुल्तान के साथ इस्लाम धर्म, इसका एक अटूट संबंध रहा है। और साथ ही साथ शासन की जो प्रमुख नीति होती है प्रजा के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में, उस पर मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले सुल्तान के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सुल्तान राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। उत्तराधिकार के निश्चित नियम के अभाव के कारण दरबार आंतरिक कलहों और कुचक्रों का केंद्र बना रहा। और दरबार में दो प्रमुख गुट थे। पहला गुट दक्षिणी गुट और दूसरा था विदेशी गुट। कुछ सुल्तान विद्या प्रेमी भी थे तथा उनकी निर्माण कला में भी रुचि थी। इस्लाम राज्य का धर्म था। बहमनी राज्य में इस्लाम ही वहाँ के शासन व्यवस्था में और राज्य का जो धर्म था वो आधार माना जाता था। गैर मुसलमानों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अधिकांश सुल्तान धर्मांध थे तथा हिंदुओं पर अत्याचार भी करते थे। लोक कल्याण कार्यों की वहाँ की शासन व्यवस्था में उपेक्षा हमें देखने को मिलती है। अधिकांश सुल्तान भोग विलासी में लिप्त रहते थे और लोक कल्याण कार्य की उपेक्षा करते थे। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी प्राय सरकारी धन का गबन करते थे तथा जनता का शोषण करते थे। सुल्तानों ने राज्य तथा जनता की भौतिक उन्नति के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। उन्होंने उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य की उन्नति को भी प्रोत्साहन नहीं दिया। अब आता है शासन व्यवस्था के बाद बहमनी राज्य का सामाजिक जीवन। वहाँ के सामाजिक जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो सारांश रूप से वहाँ की स्थिति समाज में हिंदू तथा मुसलमान दो प्रमुख वर्गों के रूप में सामाजिक जीवन बटा हुआ था। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की दशा अच्छी थी। हिंदुओं को मुसलमानों के समकक्ष नहीं समझा जाता था। अधिकांश हिंदू कृषि कार्य अथवा उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाते थे। राजनीतिक अथवा
प्रशासन में उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं थी। उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर केवल मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता था। हिंदुओं को केवल छोटे छोटे पदों पर ही नियुक्ति दी जाती थी। गैर मुसलमानों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। उन्हें हर क्षेत्र में प्रताड़ित तथा अपमानित किया जाता था। उन पर जजिया कर लगा हुआ था जो कठोरतापूर्वक वसूल किया जाता था। प्रलोभन एवं शक्ति के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था, परंतु सभी मुसलमानों का जीवन भी सुखी एवं संपन्न नहीं था। सामान्य श्रेणी के मुसलमानों, विशेषकर भारतीय मुसलमानों का जीवन अधिक सुखी नहीं था। मजदूरों की दशा दयनीय बनी हुई थी। स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं थी। उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था। उनका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक सीमित था। समाज में अमीरों, सरदारों, सैनिक अधिकारियों तथा संपन्न लोगों का बोलबाला था। इन लोगों के पास अतुल धन संपत्ति थी। ये लोग ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। ये अपना अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत करते थे। सुल्तानों तथा अमीरों और सरदारों के हरम में अनेक सुंदर स्त्रियां, रखेलें तथा दासियां भरी रहती थी। सुल्तान फिरोज के हरम में 800 से अधिक स्त्रियां रहती थी। अब आता है सामाजिक जीवन की रूपरेखा के बाद बहमनी राज्य की आर्थिक प्रगति या आर्थिक जीवन। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यहाँ के सुल्तानों का अर्थव्यवस्था की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं था। तो बहमनी राज्य की आर्थिक प्रगति के अंतर्गत आर्थिक दशा में बड़ी विषमता थी। सुल्तान, अमीर, सरदार तथा उच्च पदाधिकारी बड़े धन संपन्न थे तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास अतुल धन संपत्ति थी। सैनिक अभियानों का उद्देश्य राज्य विस्तार के साथ साथ धन संपत्ति लूटना भी था। हिंदुओं की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय थी। प्रजा पर अनेक प्रकार के कर लगे हुए थे। राज्य में प्राय अकाल पड़ते रहते थे, परंतु सुल्तानों की ओर से जनता को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। भूमि कर भी बहुत अधिक था और उसके वसूल करने का कोई निश्चित व्यवस्था या फार्मूला भी नहीं था। सुल्तानों ने जनता की भौतिक उन्नति तथा उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यापार की उन्नति के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। अब आता है आर्थिक जीवन के बाद बहमनी राज्य की सांस्कृतिक प्रगति। बहमनी राज्य की सांस्कृतिक प्रगति के अंतर्गत कह सकते हैं कि कुछ इसमें
क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। बहमनी के सुल्तानों ने विशेषकर शिक्षा के विकास में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रत्येक गांव में एक मस्जिद बनाई गई तथा उसमें एक मुल्ला नियुक्त किया गया जो उस क्षेत्र में शिक्षक का कार्य करता था। प्रमुख नगरों में मकतब अर्थात उच्च विद्यालय खोले गए। इन मकतबों की व्यवस्था के लिए योग्य एवं विद्वान लोग नियुक्त किए गए। राज्य की ओर से इन मकतबों को अनुदान दिया जाता था। राजधानी बीदर में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया, परंतु राज्य की ओर से हिंदुओं की शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। हिंदुओं को अपने ही साधनों से अपनी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कला के क्षेत्र में प्रगति। बहमनी राज्य में कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। बहमनी के सुल्तानों की भवन निर्माण कला में विशेष रुचि थी। उन्होंने अनेक राजप्रसादों, मस्जिदों, दुर्गों, मकबरों आदि का निर्माण करवाया। राजधानी बीदर को भव्य एवं विशाल भवनों से सुसज्जित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक जलाशयों, नहरों, पुलों और राजमार्गों का निर्माण भी करवाया। गुलबर्गा तथा बीदर में अनेक सुंदर उद्यान भी लगाए गए। गुलबर्गा तथा बीदर की मस्जिदें दक्षिण की स्थापत्य कला के हम श्रेष्ठ नमूने मान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहमनी राज्य की शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।